प्यारे बच्चों, आज ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे अक्सर नीट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें हम बोन्स और मसल्स को कवर करने वाले हैं। जैसे ह्यूमन में जो मूवमेंट होता है, ज़्यादातर मूवमेंट जिसमें हम प्लेस चेंज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें बोन्स का भी रोल है और मसल्स का भी रोल है। लेकिन सिर्फ मस्कुलर मूवमेंट नहीं होती है हमारे बॉडी के अंदर, और भी दूसरे तरह के मूवमेंट्स हैं। तो आज मूवमेंट लोकोमोशन का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, चैप्टर है। चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो हम आज करने वाले हैं। इसमें हम कवर करेंगे कि जो कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें किस तरह का मूवमेंट है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है मूवमेंट के, और फाइनली हम ह्यूमन के मूवमेंट एंड लोकोमोशन पर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवमेंट लोकोमोशन चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट एनसीईआरटी बुक से। तो आपके सामने एनसीईआरटी की पीडीएफ खुली है। इसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर जो है बेटा, इसमें सबसे पहले आप समझो कि जो लोकोमोशन है वो लिविंग बीइंग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है। लिविंग बीइंग के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वन ऑफ देम इज लोकोमोशन। एनिमल्स में, प्लांट्स में अलग अलग तरह के मूवमेंट्स होते हैं, लेकिन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न विद मूवमेंट इन एनिमल्स एंड स्पेसिफिकली मूवमेंट इन ह्यूमन बीइंग। लेकिन पहले थोड़े लोअर ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट की बात करें। जो सबसे सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मूवमेंट होता है वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा अमीबा में होता है। इस अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्ट है। और इसमें स्ट्रीमिंग मूवमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म है और कोई ये न्यूट्रिएंट है, इस न्यूट्रिएंट को दूसरी जगह पहुंचाना है, तो ये प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट के जरिए पॉसिबल हो पाएगा। ये इंट्रासेलुलर मूवमेंट, एक सेल के अंदर के मूवमेंट जो होती है वो प्रोटोप्लाज्म के थ्रू। और इस मूवमेंट के लिए एक नाम भी है, इस मूवमेंट को हम साइक्लोसिस भी कहते हैं। इस प्रोसेस में प्रोटोप्लाज्म के अलावा सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर का भी पार्टिसिपेशन होता है। ये हो गया अमीबा का मूवमेंट। फिर लोअर ऑर्गेनिज्म में सीलिया, फ्लैजेला, टेंटिकल्स, ये सब भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। जब ह्यूमन बीइंग की बात आती है तो ह्यूमन बीइंग अपने लिम्स को मूव कर सकता है, अपने जॉ को मूव कर सकता है, अपने आईलिड्स को मूव कर सकता है, अपने टंग को मूव कर सकता है। और लेकिन ये जो जितने भी तरह की मूवमेंट है जिसके जिसके नाम लिए गए अभी, सब में लोकोमोशन नहीं होता। लोकोमोशन कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह प्लेस को चेंज करना। तो एक लाइन पर थोड़ा ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। हर मूवमेंट में लोकोमोशन नहीं होता, लेकिन हर लोकोमोशन में मूवमेंट जरूर होता है। ठीक है। जैसे लोकोमोशन वाले मूवमेंट जिसको हम लोकोमोशन कहते हैं, वॉकिंग है, आप रनिंग कर रहे हो, क्लाइंबिंग कर रहे हो, फ्लाई कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, सब में प्लेस चेंज होता है। एक जगह से दूसरी जगह हम जा रहे हैं, प्लेस चेंज कहते हैं, तो उसको मूवमेंट बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट और उसके मूवमेंट कराने वाले स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एक पैरामीशियम, ये भी एक प्रोटिस्ट है अमीबा की तरह। पैरामीशियम में सीलिया होती है, उसकी पूरी बॉडी, ये सीलिएट प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है। उसकी पूरी बॉडी सीलिया से कवर्ड होती है। ये सीलिया एक तो मूवमेंट में हेल्प करता ही करता है, ये फूड के मूवमेंट में भी हेल्प करता है ना। फूड की जो एंट्री होती है वो साइटोफेरिंग्स के जरिए होती है। किसमें? अमीबा, पैरामीशियम। तो साइटोफेरिंग से जो फूड जाएगा अंदर, वो सीलियरी मूवमेंट से जाएगा। इसी तरह से हाइड्रा, हाइड्रा के पास एक स्ट्रक्चर होता है, टेंटिकल्स बोलते हैं इसको। और ये टेंटिकल के जरिए ये दो काम करता है। एक तो मूवमेंट करता ही करता है, ये फूड को कैप्चर करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
हम लोग क्या करते हैं प्लेस को चेंज करने में? लिम्स को यूज करते हैं अपने बॉडी पोस्चर को चेंज करने में। अब ये सारी जो मूवमेंट हो रही है जिसमें हम लिम्स का यूज कर रहे हैं, तो लिम्स का यूज करने में हमें बोन में हेल्प करता है और मसल भी हेल्प करता है। आपको लगता है कि बोन का मूवमेंट बगैर मसल के मूवमेंट के पॉसिबल हो पाएगा? इसलिए यहाँ पर लिखा है कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। हर लोकोमोशन में मूवमेंट जरूर है, लेकिन हर मूवमेंट में लोकोमोशन नहीं होता। ठीक है, तो ये पैराग्राफ हो गया। अब जो मेथड है, मेथड ऑफ लोकोमोशन इन एनिमल्स, कि कौन से एनिमल में कौन सा मेथड होगा लोकोमोशन का, वो उसके हैबिटेट पर डिपेंड करेगा। एक्वेटिक हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, उसके सिचुएशन पर भी डिपेंड करेगा, डिमांड पर और सिचुएशंस पर। हाउएवर लोकोमोशन इज जनरली, किस लिए होते हैं लोकोमोशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लोकोमोशन? तो पर्पस ऑफ लोकोमोशन है कि फूड के सर्च के लिए, शेल्टर के लिए, मीटिंग के लिए, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। दीज आर द पर्पस, कि क्यों कोई ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करता है, दीज आर द पर्पस। ठीक है, लेकिन ये जो चैप्टर है हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, दिस इज बेस्ड ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो अब हमें ह्यूमन के मूवमेंट की, हमने लोअर ऑर्गेनिज्म का देख लिया कि किस तरह के मूवमेंट हो सकते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन ह्यूमन में जो मूवमेंट होता है, ह्यूमन में जो लोकोमोशन। तो हमारे बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, ये तीन तरह का मूवमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। एक है अमीबॉइड मूवमेंट, दूसरा है सीलियरी मूवमेंट, और तीसरा है मस्कुलर मूवमेंट। अब देखो कि ये सीलियरी मूवमेंट, या पहले सबसे पहले अमीबॉइड मूवमेंट कहाँ पर होता है? हमारे बॉडी में अमीबॉइड मूवमेंट करने वाला सेल डब्ल्यूबीसी है, मैक्रोफेजेस है। मैक्रोफेजेस भी डब्ल्यूबीसी का ही एक टाइप है। लिकोसाइट किसको कहते हैं? लिकोसाइट डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में एक बहुत बड़ा फर्क है कि आरबीसी मूव नहीं कर पाता अपने आप, उनका कोई मूवमेंट नहीं होता, लेकिन डब्ल्यूबीसी में मूवमेंट होता है। तो डब्ल्यूबीसी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, किस तरह के मूवमेंट से? अमीबा लाइक मूवमेंट से। अमीबा लाइक मूवमेंट हमने बताया था कि अमीबा सूडोपोडिया के हेल्प से मूव करता है, और सूडोपोडिया का जो फॉर्मेशन होता है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के जरिए होता है, जिसमें सेल के साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर जैसे माइक्रो फिलामेंट है, तो वो हेल्प करते हैं, लाइक ए टीन फिलामेंट। मैक्रोफेजेस जो है वो भी डब्ल्यूबीसी का ही एक टाइप है, जिससे मोनोसाइट है, बहुत सारे मोनोसाइट फ्यूज हो जाते हैं और बड़े साइज का मोनोसाइट बनाता है, इसको मैक्रोफेजेस का। ये डब्ल्यूबीसी क्यों मूव करता है? डब्ल्यूबीसी मूव करता है टू एनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल। मान लो कि कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर कर गया बाहर से, और ये यहाँ पर मैक्रोफेजेस है, ये अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ। कैसे अट्रैक्ट होगा? यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट। ये अमीबॉइड मूवमेंट हो गया, अमीबा की तरह हो गया। नाउ कम टू द सीलियरी मूवमेंट। हमारी बॉडी में सीलियरी मूवमेंट कहाँ कहाँ होते हैं? हमारे बॉडी में सीलियरी मूवमेंट होते हैं इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स के अंदर। इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर का ऑर्गन, और ट्यूबुलर ऑर्गन जिसकी लाइनिंग किसकी होती है? सीलिएटेड एपिथेलियम। एपिथेलियल सेल्स है, उस पर सीलिया लगा हुआ है। ज्यादातर जो सीलिया लगे होते हैं वो कॉल्यूमनर सेल्स पर लगा। अब जैसे एक मूवमेंट आप देखो ट्रैकिया के अंदर, है ना? ट्रैकिया के अंदर जो सीलियरी मूवमेंट होता है वो क्यों होता है? ट्रैकिया के अंदर कॉल्यूमनर सेल्स होते हैं, उस पर सीलिया लगा होता है। अब जैसे हम इनहेल करते हैं एयर, तो एयर के साथ डस्ट वगैरह आ जाता है, उसके साथ फॉरेन पार्टिकल भी आ जाता है, सीलिया उसको सेपरेट करता रहता है। तो देखो ये डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने में और फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करने में हेल्प करता है। उसी तरह से फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो फेलोपियन ट्यूब है, उसमें ओवा का जो मूवमेंट होता है वो सीलियरी मूवमेंट। ओवा तो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है ना, ओवा के अंदर अपना कोई मूवमेंट तो होता नहीं। तो ओवा का जो मूवमेंट होता है किसके अंदर? फेलोपियन ट्यूब के अंदर।
इट इज फैसिलिटेटेड बाय सिलियरी मूवमेंट। अब ये कुछ सेल्स के बारे में हमने देखा जहाँ पर कहीं पर सिलियरी मूवमेंट हो रहा है, कहीं पर दूसरा अमीबॉइड मूवमेंट हो रहा है। लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मोस्ट ऑफ द मूवमेंट होता है, जैसे ये मसल्स के जरिए लिम्स का मूवमेंट हो गया, जॉ का मूवमेंट हो गया, टंग का मूवमेंट हो गया, ये सारे मस्कुलर मूवमेंट है। इसमें मसल्स का असिस्टेंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमें इसी के बारे में करना है कि मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, बगैर मसल के कॉन्ट्रैक्शन के कैसे पॉसिबल होता है। तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस मसल्स। अभी जैसे हमने ऊपर सिलियरी मूवमेंट के बारे में करा, ऊपर हमने अमीबॉइड मूवमेंट के बारे में करा, एक और मूवमेंट होता है फ्लैजिलर मूवमेंट। फ्लैजिलर मूवमेंट कहाँ कहाँ होता है? जैसे ह्यूमन बीइंग में फ्लैजिलर मूवमेंट हम स्पर्मेटोजोआ का देखते हैं। स्पर्म्स के पास फ्लैजिला होता है, उसके जरिए स्पर्म मूव करते हैं। फ्लैजिला का मूवमेंट स्पॉन्ज में भी होता है, वाटर को मूव कराने के लिए, है ना। वहां पर हम पढ़ते हैं ना, कोएनोसाइट सेल्स होते हैं या कॉलर सेल्स जिसको कहते हैं, उसके ऊपर फ्लैजिला लगता है। फ्लैजिला जब मूव करता है तो स्पॉन्ज की बॉडी में कैनाल सिस्टम के जरिए वाटर की एंट्री होती है, और वाटर जब स्पॉन्ज की बॉडी में आता है तो अपने साथ फूड भी लेके आता है, उसमें साथ जो है वो ऑक्सीजन लेके आता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें चाहिए ना लिविंग सेल्स को। उसी तरह से प्रोटोजोआ में एक बहुत फेमस एग्जांपल है यूग्लिना। यूग्लिना के पास भी फ्लैजिला होता है। तो यूग्लिना जो है वो फ्लैजिला के जरिए मूवमेंट करता है ना। यूग्लिना का जो मूवमेंट होता है वो फ्लैजिलर मूवमेंट होता है। तो हमने फ्लैजिलर मूवमेंट कर लिया, सिलियरी मूवमेंट कर लिया, अमीबॉइड मूवमेंट कर लिया। अब हमें फोकस किस पर करना है? हमें फोकस करना है मस्कुलर मूवमेंट। तो आइए अब मसल्स के बारे में, ये जो सेक्शन है वो मोस्टली मसल्स के बारे में। तो मसल्स जो है ऑरिजिन वाइज, मस्कुलर टिश्यू का ऑरिजिन क्या होता है? मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, है ना। हमारे बॉडी में मसल्स जो है मीजोडर्म से बनते हैं, और ये 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट का मसल्स ही होता है। हमारे बॉडी में जो सबसे एबंडेंट टिश्यू होता है ना, वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, और दूसरे नंबर पर कौन आता है? मस्कुलर टिश्यू। 40 to 50% कॉन्सेंट्रेशन इन्हीं का होता है। ठीक है, अब मसल्स की इन प्रॉपर्टीज पर ध्यान रखिए। ये जो 4 प्रॉपर्टीज हैं मसल्स की, इनको थोड़ा समझिए। मसल्स की एक प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मसल है का मतलब यह होता है कि मसल्स को जब आप स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे, मसल्स को जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें एक्साइटेशन, मसल एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एक्साइटेबिलिटी। दूसरी प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब होता है शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स। मसल का जब स्टिमुलस मिलेगा तो वो छोटा हो जाएगा, बड़ा है तो छोटा हो। ये छोटे होने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तीसरा है एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब होता है स्ट्रेचिंग, मसल का स्ट्रेच करना। इस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एक्सटेंसिबिलिटी। और दूसरा है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब है कि मसल एक बार स्ट्रेच होने के बाद दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पर लौट सकता है। इस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो ये 4 प्रॉपर्टी मसल्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मसल का कॉन्ट्रैक्शन समझने के लिए आपको इन चारों प्रॉपर्टीज के बारे में जानना पड़ेगा। अब मसल्स को हम कई बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। मसल्स के कई क्राइटेरिया हैं उसको क्लासीफाई करने के, जैसे उनके लोकेशन के बेसिस पर, उनके अपीयरेंस के बेसिस पर, कि उनका रेगुलेशन मसल्स का कैसे होता है, उसकी एक्टिविटी कैसे रेगुलेट होती है। इन सब क्राइटेरिया के बेसिस पर हम मसल्स को क्लासीफाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले इसको क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। तो लोकेशन के बेसिस पर मसल्स कितने तरह की हैं? लोकेशन के बेसिस पर मसल्स 3 तरह की।
स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। और आज के लेक्चर में हम इन 3 मसल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में खाली पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा पहला लेक्चर इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पार्ट से हम और आगे की बात हम करेंगे। सबसे पहले जानो स्केलेटल मसल को स्केलेटल मसल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी के स्केलेटन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम स्केलेटल मसल। इसका जो अपीयरेंस है वो स्ट्राइप्ड है। इसका जो अपीयरेंस है वो स्ट्राइप्ड। क्यों है स्ट्राइप्ड? स्ट्राइप्ड का मतलब है कि आपने पढ़ा है ना कि स्केलेटल मसल की लाइट बैंड होती है, फिर डार्क बैंड होता है, फिर लाइट है, फिर डार्क है, इसीलिए इस कहते हैं इसको स्ट्राइप्ड। 2 तरह की स्ट्राइप, लाइट डार्क ऑल्टरनेट, ये स्ट्राइप्ड, इसीलिए इसको स्ट्रिएटेड कहते हैं या स्ट्राइप्ड कहते हैं। ये जो मसल्स हैं ये वॉलेंट्री होता है, मतलब इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है हमारे विल पर डिपेंडेंट। विल डिपेंडेंट प्रोसेस को हम वॉलेंट्री कहते हैं और विल इंडिपेंडेंट को हम इनवॉलेंट्री कहते हैं। ये विल डिपेंडेंट है, दैट्स व्हाई वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं इसको। एंड दे आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन लोकोमोशन या लोकोमोटरी एक्शन और द चेंज ऑफ द बॉडी पोस्चर। हमें बॉडी पोस्चर को चेंज करना हो, लोकोमोशन करना हो एक प्लेस से 2 प्लेस, तो स्केलेटल मसल उसमें हमें हेल्प करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई स्केलेटल मसल की। दूसरा मसल जो हमारे बॉडी के अंदर होता है उसको हम कहते हैं विसरल मसल्स। विसरल मसल्स हमारे विसरल ऑर्गन्स के अंदर है। विसरा मतलब बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है ना, जो बॉडी कैविटी के अंदर ऑर्गन्स है उनको हम विसरल ऑर्गन्स कहते हैं। तो विसरल ऑर्गन्स जो है वो विसरल मसल्स के बने, जैसे एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में जो मसल्स होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो मसल्स होता है, ये सारे यूरिनरी ट्रैक्ट में जो मसल्स होते हैं, ये सारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट, ये विसरल मसल्स के बने होते हैं। इसमें स्ट्रिएशंस नहीं होता, जैसे वहाँ पर स्ट्रिएशंस था ना, तो इसलिए इसको स्ट्राइप्ड कहते थे। तो ये क्या है? अनस्ट्राइप्ड, स्मूथ होता है ये, इसीलिए इसको नॉन स्ट्रिएटेड या स्मूथ मसल्स कहते हैं। अच्छा, ये जो मसल्स है ये इनवॉलेंट्री, मतलब इनका जो कॉन्ट्रैक्शन है हमारे विल पर डिपेंडेंट नहीं है। इनका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो विल इंडिपेंडेंट है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझो कि हम कुछ खाना खाते हैं और जब उसको सॉलो करते हैं, तो सॉलो करते हैं तो वो अंदर चला जाता है ना, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में एक मूवमेंट होती है ना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारे विल पर थोड़ी डिपेंड करता है, वो हमारे विल पर डिपेंड नहीं करता, विल इंडिपेंडेंट। दैट्स व्हाई इट इज इनवॉलेंट्री मसल्स। ये लिखा था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमेट्स ड्यूरिंग जेनाइटल। गैमेट का जो मूवमेंट होता है वो जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है इनवॉलेंट्री मसल्स की, इसका कॉन्ट्रैक्शन भी तो हेल्प करता है ना उसके मूवमेंट में। तो 2 तरह की मसल्स हो गई। और तीसरा कार्डियक मसल, जैसा नाम से ही लगता है कि ये हार्ट में होता है, दैट्स व्हाई कार्डियक मसल्स, मसल्स ऑफ हार्ट। और मसल कार्डियक मसल्स जो है, इसमें जो कार्डियक मसल सेल होते हैं वो ब्रांच्ड मसल होते हैं, अनलाइक स्केलेटन एंड स्मूथ मसल विच आर अनब्रांच्ड। स्मूथ मसल भी अनब्रांच्ड होता है और स्केलेटल मसल भी अनब्रांच्ड होता है, लेकिन ये क्या होता है? ब्रांच्ड होता है। तो बेस्ड ऑन अपीयरेंस कार्डियक मसल आर स्ट्रिएटेड। एक सवाल आता है कार्डियक मसल के बारे में कि कार्डियक मसल स्ट्रक्चरली किससे रिजेंबल करता है और फंक्शनली किससे रिजेंबल करता है। तो कार्डियक मसल भी स्ट्रिएटेड होता है, जैसे स्ट्राइप्ड होता है ना, डार्क लाइट, उस तरह यहाँ भी है अपीयरेंस। तो स्केलेटल कार्डियक मसल स्ट्रक्चरली रिजेंबल्स कौन सा मसल? इट रिजेंबल्स स्केलेटल मसल, लेकिन फंक्शनली ये भी इनवॉलेंट्री है। कार्डियक मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन हमारे विल पर डिपेंड नहीं करता, और विल पर डिपेंड नहीं करता तो ये क्या हुआ? वॉलेंट्री हुआ या नॉन वॉलेंट्री हुआ या इनवॉलेंट्री हुआ? इनवॉलेंट्री हुआ, नहीं, इनवॉलेंट्री हुआ। तो इसलिए कार्डियक मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है बच्चों, जो कार्डियक मसल का कॉन्ट्रैक्शन है वो कैसा होगा? इनवॉलेंट्री होगा। तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शनल जो रिजेंबलेंस है
जो फंक्शनल रिजेम्बलेंस है कार्डियक मसल का, वो किससे है? फंक्शनल रिजेम्बलेंस इज विथ स्मूथ मसल एंड स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस इज विथ स्केलेटल मसल। तो 3 तरह के मसल्स के बारे में हमने कर लिया। अब इन मसल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब हम अगले क्लास में करेंगे। आज का जो लेक्चर था मसल के बारे में, सिर्फ इंट्रोडक्टिव वाला पार्ट था, वो हमने कवर कर लिया। नाउ वी विल बी कवरिंग नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में। थैंक यू।